हेलो एवरीवन। क्लास 11 आरबीएसई सीबीएसई विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, अपना प्रकरण चल रहा था गलता लोहा। ठीक है, पूर्व क्लास तक मैंने आपको ये समझाया कि किस तरह मोहन और धन्नाराम आपस में बातें करते हैं। ठीक है, मोहन 5वीं कक्षा के बाद मोहन को दूसरे स्कूल में उसके पिता वंशीधर पढ़ाने के लिए भेजते हैं। दूसरे स्कूल जाना होता है तो मार्ग में नदी पड़ती है, नदी को पार करना पड़ता था। नदी का पानी काफ़ी ऊंचाई तक भर जाता था, तब तक इंतज़ार करना पड़ता था जब तक वो पानी ख़त्म नहीं हो जाता था। तो मोहन को ये रास्ता पार करने में बहुत अधिक परेशानी आती थी। तो इस बात से मोहन के पिताजी बहुत अधिक चिंतित थे। ठीक है, कि हम मोहन को कहाँ और कैसे पढ़ाएं। बच्चा होशियार था। ठीक है, बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंता थी। किसे? मोहन के पिता को। मोहन पर मोहन के स्कूल के अध्यापक, उनके पिता, उनके मोहल्ले वाले, बिरादरी वाले, सबको मोहन पर बहुत अधिक उम्मीद थी, क्योंकि मोहन बहुत अधिक होशियार बच्चा था। और मोहन का दूसरा मित्र था धन्नाराम, वो पढ़ाई में होशियार नहीं था। मोहन एक पुरोहित परिवार से था और धन्नाराम लोहार परिवार से। ठीक है, अब यहाँ तक कल मैंने आपको समझा दिया था। फिर देखिए, बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। वंशीधर के परिवार का एक रिश्तेदार, कौन? रमेश, उन दिनों छुट्टियों में वो अपने गांव आया था और गांव आकर वंशीधर से मिले। ठीक है, गांव आए तो बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। बिरादरी के एक संपन्न परिवार से रमेश नामक व्यक्ति लखनऊ से गांव में आए। जब गांव में आए तो मोहन के पिता वंशीधर ने उन्हें मोहन की पढ़ाई के बारे में अपनी चिंता को व्यक्त किया और बताया कि अब मोहन को जिस स्कूल में डाला गया है उस स्कूल में जाने के लिए मार्ग में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो अपनी चिंता को उसे बताया। तो उस व्यक्ति ने, रमेश ने, उसे सहानुभूति देते हुए कहा कि और सुझाव दिया कि आप मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दो, मैं उसे शहर में पढ़ाऊँगा। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वे अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। देखिए, मोहन के पिता को, वंशीधर को रमेश ने क्या कहा कि आपकी जो चिंता है वो चिंता दूर हो जाएगी, चिंता मत करो, मोहन को मैं अपने साथ लखनऊ ले जाऊंगा, सहानुभूति दिखाते हुए कहा। लेकिन बेटा देखिए, ये जो व्यक्ति है ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये दिल से नहीं चाहता कि मोहन बहुत पढ़े। और जब ये मोहन को ले जाता है, पिता भी भेज देते हैं। पिता सोचते हैं बेटा अच्छे शहर में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ ये क्या करते हैं, उसका एक सामान्य से स्कूल में दाखिला करा देते हैं और इससे घर का बहुत अधिक काम कराते हैं और इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है नौकरों जैसा। घर के तो मोहन सारे काम करता ही करता था, पड़ोस की महिलाएं भी मोहन से बाजार के सारे काम कराया करती थी। पिता को लगता है कि ये मेरा रिश्तेदार है। पिता सोचते हैं शहर में पढ़ेगा बेटा, पढ़ लिख कर कोई अफसर बन जाएगा, वो उसके साथ मोहन को भेज देते हैं। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गया हो। वंशीधर तो बहुत अधिक खुश हुआ जब उसे ये पता चला कि रमेश मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मुझे साक्षात भगवान मिल गए हों, क्योंकि वंशीधर को सबसे ज़्यादा चिंता किसकी थी? मोहन की पढ़ाई की। और जिस बात की चिंता थी उस चिंता का उन्हें समाधान मिल गया था। तो समाधान किसने दूर किया? रमेश ने। तो उसे लगा कि रमेश तो उनके लिए जैसे साक्षात भगवान है। उनकी आंखों में पानी छल छलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए
कि बिरादरी का यही सहारा होता है। खुशी के मारे वंशीधर की, मोहन के पिता की आंखों से आंसू आने लग गए और उन्होंने क्या कहा कि बिरादरी का यही तो सहारा होता है, अर्थात अपनों का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। वंशीधर ने मोहन को उनके साथ भेज दिया। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। देखिए बेटा, परिस्थिति और समय इंसान से क्या क्या कराता है किसी को कुछ नहीं पता। कब किसके साथ किस मोड़ पर क्या घटित हो जाए कोई नहीं जानता। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, रमेश के घर में दो महिलाएं थीं जिन्हें मोहन चाची और भाभी कहकर पुकारता था। उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया था। देखिए, रमेश मोहन को अपने घर ले गया तो घर की जो महिलाएं थी मोहन से सारा काम कराती थी, ठीक है। और घर की औरतें ही नहीं बल्कि मोहल्ले की सभी चाचियाँ भाभियाँ के भी कामों में हाथ बटाता मोहन। थोड़ा आप देखिए, ये छोटे छोटे काम बताएं किस किस काम मोहन से कराए जाते थे। मोहन थोड़ा सा दही ला दो बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आओ, मोहन 1 किलो आलू ला दो। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बताना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ा। देखिए, जो रमेश जी थे वो ऑफिस में काम करते थे, अच्छी नौकरी करते थे, तो उनके घर अफसर की ऑफिस के कलीग का आना जाना रहता था, तो वो अपनी हैसियत के विरुद्ध समझते थे। वो किसी से मोहन का परिचय ये कहकर नहीं कराते थे कि ये मेरे बिरादरी का ही व्यक्ति है। उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वो नहीं देते थे। देखिए बेटा, पिता कितने विश्वास के साथ अपने पुत्र को रमेश के साथ भेजते हैं और रमेश के साथ यहाँ कैसा व्यवहार होता है, नौकरों के जैसा। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। देखिए, मोहन को भी ये बात समझ आने लग गई थी कि मेरे साथ यहाँ नौकर की तरह व्यवहार किया जाता है। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। अब देखिए, मोहन को शहर के किसी अच्छे स्कूल में नहीं एडमिशन कराया। रमेश ने एक नॉर्मल से स्कूल में इसका एडमिशन करवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। देखिए, गांव में जितना उसे अध्यापक पसंद करते थे, गांव के सभी लोग मोहन को चाहते थे, मोहन के पिता को मोहन से कितनी अधिक उम्मीद थी, लेकिन शहर में वो छवि वो बच्चा नहीं बना पाया क्योंकि उसे घर में ज़्यादा काम कराया जाता था। तो ठीक है, वहाँ उसका कोई स्कूल में उसकी कोई छवि नहीं बन पाई। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता था जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना वह छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। देखिए, मोहन को अपने गांव भी साल में एक बार जाना होता था, वो भी तब जब अगर रमेश के परिवार का कोई सदस्य गांव जा रहा होता था। नहीं तो रमेश मोहन के पिता को ये बोल देते थे कि छुट्टियों में इस बार नहीं आया क्योंकि अगली क्लास की पढ़ाई कर रहा है। अगले दर्जे की तैयारी के नाम से उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, ठीक है, वो तो सिर्फ बहाना थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था, तो मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, अर्थात जो जैसा समय था उसने उसको खुशी खुशी उसे स्वीकार किया। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। मोहन अपने घर वालों को
वास्तविकता नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे घर वाले दुखी हों। वंशीधर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। देखिए, हर माता पिता को अपने बच्चों से उम्मीदें होती हैं, लेकिन इसमें मोहन की कोई गलती नहीं है। लेकिन मोहन को देखिए अपने परिवार वालों के प्रति, अपने पिता के प्रति कितना स्नेह था। वो अपने पिता को दुखी करना नहीं चाहता था। जबकि मोहन यहाँ शुरू में ही अगर अपने पिता को ये वास्तविक स्थिति बता देता तो शायद मोहन की स्थिति ऐसी ना होती। लेकिन बस वही है, भाग्य में जो लिखा होता है ईश्वर भी उसी तरह के कार्य कराता है। इसलिए हमें हमेशा भाग्य पर विश्वास करना चाहिए। जो हमारे भाग्य में लिखा है सोर्सेज भी हमारे लिए वैसे ही बनते चले जाते हैं। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी हो गई थी, अब मोहन गांव आया था। तब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा। 8वीं कक्षा के समय वो गांव आया। अब 8वीं कक्षा की छुट्टियों के बाद जब वो गांव पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। मोहन को यह लगा कि इस घर के कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे बेकार फिर रहे हैं। जब भी मोहन की पढ़ाई को लेकर कोई बात होती तो घर में सब यही बात करने लग जाते, आजकल तो पढ़ाई करके क्या करना, BA MA वाले भी यूँ ही मारे फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। उनका मानना ये था कि ऐसी पढ़ाई के किस काम की, इससे तो व्यक्ति कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता, घर का भी काम करता और स्कूल। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। क्या मोहन को लगा कि अब मुझे कोई कारखाने या फैक्ट्रियों में नौकरी मिल जाए। देखिए बेटा, परिस्थिति कहाँ से कहाँ ले आती है। कहाँ तो मोहन इतना होशियार बच्चा था, सबको मोहन पर उम्मीदें थी कि ये ज़रूर कोई बड़ा अफसर बनेगा, और कहाँ ये देखो फैक्ट्रियों में काम ढूंढ रहा है। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उसको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। जब भी कोई मोहन के पिता वंशीधर से मोहन के बारे में पूछते तो मोहन बड़े उत्साह के साथ मोहन की बातें करता, क्योंकि पिता को ये पूरा विश्वास था कि मोहन जरूर बड़ा अफसर एक न एक दिन बनेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख बल्कि वे लोगों को अपना स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। लेकिन जब मोहन के पिता को मोहन की वास्तविकता के बारे में पता चला तो वो बहुत अधिक दुखी हुए। ठीक है, उन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। वे लोगों को अपने सपनों के टूटने की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। मोहन की किस वास्तविकता का पिता को पता चला कि मोहन को भेजा किस काम के लिए था और उसे वहाँ अच्छे से पढ़ाया नहीं गया। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा। धनराम मोहन का बचपन का मित्र, लोहार का बेटा। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। झूठ बोला पिता ने और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धन्नाराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, क्योंकि मास्टर जी हमेशा पढ़ाते समय यही कहा करते थे कि ये बच्चा कोई अफसर बनेगा। ऐसा होना ही था। उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धन्नाराम के शब्द
मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। अब मोहन के पिता वंशीधर को धन्नाराम के ये शब्द बार बार कचोट रहे थे, क्योंकि धन्नाराम को भी पता था मोहन बहुत होशियार बच्चा था, ठीक है, और टीचर भी हमेशा मोहन की तारीफ करते थे। सबको पूरा विश्वास था कि मोहन बड़ा होकर कोई अफसर बनेगा। तो धन्नाराम ने भी कहा मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। स्कूल से लेकर अब तक के कई प्रसंगों पर दोनों मित्र बैठकर बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बैत से निकालकर भट्टी में तपाया, जिस काम के लिए मोहन इस दुकान पर आया था, और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया। धनराम ने उसे वापस बैत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते, मैं तत्काल बना देता। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस समय बड़ा भेदभाव किया जाता था जाति पाति का, कि ब्राह्मण जाति का व्यक्ति एक लोहार की दुकान पर अर्थात निम्न जाति की दुकान पर उस जाति के व्यक्ति प्रवेश नहीं करते थे। या तो वो बता देते थे, वो स्वयं काम ले जाते थे, या वो दूर खड़े होकर काम कराते थे। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना हो। देखिए, वो जो काम कराने आया था, धन्नाराम ने उसका काम ठीक कर दिया, लेकिन फिर भी मोहन वहीं बैठ गया, उसे जाने की कोई जल्दी नहीं होती। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था, ठीक है। किसी कामकाज के सिलसिले में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्राह्मण परिवार के व्यक्तियों को निम्न जाति के शिल्पकारों के दुकानों पर उठना बैठना अलाउ नहीं था, क्योंकि वहाँ जातिगत भेदभाव किया जाता था। खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धन्नाराम मन ही मन उनके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। अब देखिए, धन्नाराम को मोहन के इस व्यवहार से बड़ा अटपटा सा लग रहा था कि ब्राह्मण परिवार का होकर भी हमारी दुकान पर बैठा है, जबकि उस समय ब्राह्मण वर्ग के लोगों को बैठना क्या, बात करना भी शोभा नहीं देता था। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब जो धनराम था वो तो अपना काम कर रहा था, लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में डालकर धनराम उसे गोलाई मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडासी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं रहा था। धनराम जो काम कर रहा था उससे काफ़ी प्रयत्न करने पर भी प्रॉपर सही तरीके से वह हथौड़े की वह उस सिरा न फंसाने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। मोहन कुछ देर तक तो किसे देखता रहा? धनराम को। धनराम जो काम कर रहा था। जैसे अपना संकोच त्याग कर, मोहन ने अपने संकोच को त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारने लगा। देखिए, जिस पुरोहित परिवार का लड़का मोहन बहुत होशियार और उन्हें लोहार की दुकान निम्न जाति के शिल्पकार के पास जाने की मतलब एक जातिगत भेदभाव आ जाता था कि लेकिन ये उस दुकान पे गया, बैठा और उससे लोहे का वो काम अपने हाथों में लिया और नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से
धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोल रूप दे डाला। अर्थात जो कार्य धनराम को करना था उनसे बड़ी देर से हो नहीं रहा था, उसी कार्य को मोहन ने करके दिखा दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ, इतनी फुर्ती से और इतना अचानक से हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में। देखिए, धनराम को मोहन ने जब उस काम को कर दिया तो धनराम को मोहन के काम पे करने पर आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि आश्चर्य इस बात पर हुआ कि पुरोहित खानदान के युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच कर रहा था। धनराम को तो बहुत अधिक संकोच हो रहा था, असमंजस में पड़ा हुआ था, धर्म संकट में पड़ा हुआ था कि कहाँ हमारी निम्न जाति वाले लोगों के साथ मोहन वो काम, बैठना तो दूर की बात, उस काम को कर रहा है। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें ना कोई स्पर्धा, कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रतिद्वंदी नहीं और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। मोहन के मन में ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कहीं मोहन को ऐसा लग रहा हो कि तुम ये पेशा था और तुम कर नहीं पाए और मैं उसे कर रहा हूँ, भाई मैं जीत गया और तुम हार गए। तो देखिए बेटा, इस पाठ में यही बताया गया है कि परिस्थिति व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। गलता लोहा। देखिए, कहाँ तो मोहन से हर किसी को उम्मीदें थी कि मोहन कोई अफसर बनेगा पढ़ लिख कर, ठीक है, और अफसर बनने के बजाय समय देखिए मोहन को कहाँ ले आया। मोहन भी लोहार का काम करने लगा, ठीक है, लोहे को गलाने लगा। तो यही कहा गया है कि परिस्थितियों के हाथ तो सभी मजबूर होते हैं, ठीक है। और जैसा जातिगत भेदभाव इस पाठ में दिखाया गया, रमेश का जो चरित्र था वो अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति नहीं था कि आप किसी को विश्वास से उसे शहर ले जाते हैं पढ़ाने के लिए और वहाँ पे एक निम्न से स्कूल में, एक साधारण से स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं, दाखिला करा देते हैं और उसके बावजूद भी उसे घर के सारे कामकाज कराते हैं और 8वीं के बाद उसे अच्छे स्कूल में ना पढ़ाने के बाद किसी तकनीकी स्कूल में डाल देते हैं, ठीक है। और देखिए, पिता को कितने अधिक सपने थे वंशीधर को अपने पुत्र से, लेकिन जब पिता को पता चलता है कि बेटा बनना क्या था और क्या हो गया तो उसे बहुत अधिक वास्तविकता जानकर बहुत अधिक दुख होता है। देखिए, लास्ट में आया ना, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी भी नहीं समझता था, जिसमें ना स्पर्धा थी ना ही किसी प्रकार की हार जीत। जब मोहन ने ये काम किया तो मोहन की आंखों में एक सर्जक की चमक थी, इसमें ना स्पर्धा थी और ना ही कोई हार जीत, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, ठीक है, फिर आप नोटबुक में कर लेना। ओके बेटा, इस वीडियो को अच्छे से सुनना, कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।